चलिए जी, दूसरी एक्सेप्शन देखते हैं। आपको शायद आपने सुना हो सकता है आप तब पैदा हुए हो ना हुए हो, बहुत से बच्चे नहीं हुए होंगे, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है ये, 2000 के बाद की बात है आई गेस, 2002 या 2003, नॉट एग्जैक्टली लेकिन 2002 के आसपास की बात है। आपने सुना होगा कि लंदन में एकदम से टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था 2002 के आसपास। लंदन में टेम्परेचर 50 टू 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जितना इंडिया में भी शायद रेयर ही किसी सिटी में होता है, उड़ीसा के किसी, या राजस्थान में बीकानेर वगैरह में शायद 48 49 पहुंचता है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बढ़िया वाली गर्मी होती है। तो 2002 के आसपास लंदन में टेम्परेचर अराउंड 50 टू 52 डिग्री सेल्सियस। देखिए यूरोपियन पार्ट है और जनरली यूरोप में इतना टेम्परेचर नहीं होता, जनरली यूरोप में इतना टेम्परेचर नहीं होगा। साहब लंदन में तो हाहाकार मच गया, लंदन में तो हाहाकार मच गया। ये टेम्परेचर का इतना गजब इफेक्ट था कि साहब अंटार्कटिका की आइस भी मेल्ट होने लगी। इसका इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट था, इतना टेम्परेचर हाई, क्योंकि लंदन में बेसिकली ठंडी जगह है, वहाँ पे इतना टेम्परेचर होता नहीं है। तो 50-52 डिग्री टेम्परेचर होना बहुत बड़ी बात थी। इसका इतना इम्पैक्ट पड़ा कि सब अंटार्कटिका में आइस तक मेल्ट होने लगी। यूनाइटेड नेशन को चिंता हुई, साहब ये क्या हो रहा है। यूनाइटेड नेशन को चिंता होने लगी, साहब ये हो क्या रहा है, ये ऐसे टेम्परेचर कैसे पहुंच गया, कभी नहीं पहुंचा। ये तो टेम्परेचर यूरोपियन कंट्रीज में तो कभी इतना टेम्परेचर नहीं पहुंचा, ये कैसे पहुंच गया। तो उन्होंने भैया यूनाइटेड नेशन ने साइंटिस्ट को बुलाया, साइंटिस्ट को बुलवाया और कहा कि यार देखो ये क्या हो रहा है, मतलब ये 50-52 डिग्री टेम्परेचर लंदन जैसी सिटी में अंटार्कटिका की आइस मेल्ट हो रही है, सी लेवल बढ़ जाएगा, आधी तो कंट्री वैसे ही खत्म हो जाएंगी जो सी के किनारे बसी हुई हैं। तो उन्होंने साइंटिस्ट को बुलाया और साइंटिस्ट से कहा कि भाई रिसर्च करो और रिसर्च करके हमें बताओ कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो साइंटिस्टों ने बताया कि सब ऐसा है, लंदन के कुछ रीजन में या लंदन में बेसिकली जो ओजोन लेयर है ना वो डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट मतलब पतली होती जा रही है। आपको पता होगा सन की जो रेज आती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं, लेयर्स के बाद वो उसकी हीट इतनी ज़्यादा है, अगर ये लेयर ना हो तो शायद अर्थ तक आते आते आदमी ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये जो रेज होती हैं ये कई सारी लेयर्स में छनते 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 अर्थ तक आती हैं, ठीक है। अब यहां पर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ये हमें डायरेक्ट कहते हैं ना, ओजोन लेयर में छेद हो गया, धूप बहुत तेज लगने लगी है, थोड़ा सनस्क्रीन वगैरह लगाया करो, कुछ इस तरह से बातें होती हैं। तो साइंटिस्टों ने पता लगाया कि सभी जो ओजोन लेयर है ना ये बहुत ज्यादा पतली हो गई है, जिसकी वजह से सूरज की डायरेक्ट गर्मी पड़ रही है। और गर्मी का कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर हुआ है कि वो लंदन में उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, और जिसकी वजह से इतनी गर्मी हुई है, और जिसकी वजह से अंटार्कटिका वगैरह तक में बर्फ तक पिघलने का, क्योंकि अक्रॉस ग्लोब में भी मतलब थोड़ा सा गर्मी हीट ज्यादा होने लगी थी, लेकिन लंदन में इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ा था। ठीक बात है, साइंटिस्ट ने ये बात बताई कि भैया इस तरह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया था, इसका रीजन क्या है, क्यों डिप्लीट हो रही है। भाई हम तो लोग तो कई सालों से, कई सदियों से ऐसे ही रहते आ रहे हैं, क्यों डिप्लीट हो रही है, क्या रीजन है इसका डिप्लीट होने का। साइंटिस्टों ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि साहब एक केमिकल प्रोडक्ट होता है जिसे कहते हैं फ्लोरोकार्बन एंड फ्लोरोकार्बन प्रोडक्ट होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन। ये दो ना केमिकल प्रोडक्ट हैं। नॉर्मली ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो प्रोडक्ट वगैरह बनाती हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स में इन दो केमिकल का बड़ी मात्रा पर यूज कर रही हैं। मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे यूज कर रही हैं वो, जिसकी वजह से उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उस वेस्ट प्रोडक्ट में ये केमिकल बाहर निकल कर आ रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन कुछ अपना जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कुछ वो इस तरह का इनपुट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं,
जिसका आउटपुट ये हो रहा है केमिकल में ये 2 मात्रा में ज्यादा क्वांटिटी में निकल कर आ रहे हैं। और ये दोनों केमिकल भाई किसी भी आप इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में देंगे, उनका जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है या वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ बहा देते हैं? नदियों में। नदियों में बहा देते हैं। नदियों का पानी कहाँ जाके मिलता है? सी में। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट का वेस्ट मटेरियल रिवर में गया, रिवर में जाके सी में मिला, और सी में जाकर ये इवोपरेट होकर क्लाउड में जाके हो गया। सूरज की रोशनी तो बादलों से छन के आती है। अब ये सी से इवोपरेट होके ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया तो ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने लगा। ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर वहां से डिप्लीट होती चली जा रही है। भैया ये तो बड़ी ही खतरनाक बात हो गई कि साहब ओजोन लेयर इस तरह से डिप्लीट हो रही है। अच्छा, अब दूसरी बात ये निकल के कि साहब ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो ये इस तरह का वेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं? तो उसमें पता चला जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया, बांग्लादेश और भी छोटी मोटी जो कंट्रीज थी आसपास की, अफगानिस्तान हो गई या फिर इसकी और भी छोटी मोटी कंट्री थी, सब यहां पर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी। सबसे ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन इन कंट्रीज, क्योंकि देखो आपको भी पता होगा बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग कपड़ा इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है। बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं। सारे केमिकल जो वेस्ट होते हैं वो नदियों में बहाते हैं, नदी से समुद्र में जाते हैं, समुद्र से इवेपोरेट होकर ओजोन लेयर डिप्लीट करते हैं। तो यूएन ने कहा कि साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जितनी भी इंडस्ट्री हैं, इंडिया, बांग्लादेश है, इस तरह की डेवलपिंग कंट्री में जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, इनसे साहब बोला जाएगा कि ऐसा आप मत करो, हम आपको उसके बदले में कुछ पैसा दे देते हैं और आप अपना रिसर्च पे पैसा कम खर्च करो, वो पैसा, ताकि ये जो 2 वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये कम से कम आपके वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर आपकी फैक्ट्री से बाहर निकलें और कम से कम पॉल्यूशन रिवेरियर सी में जाए, जिससे ओजोन लेयर को हम बचा सकें। उसके लिए यूएन ने एक फंड सेटअप करा। उसके लिए यूएन ने एक फंड सेटअप करा। यूएन ने एक फंड बनाया और ये फंड ना इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह की जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज था, ये फंड उनको दिया गया और उनसे कहा गया कि इंडिया लो 100 अरब डॉलर, 100 करोड़ डॉलर या 5000 करोड़ डॉलर लो, पकड़ो, और इन फंडों को आपके यहाँ जितने भी इंडस्ट्री हैं जो इस तरह का वेस्ट प्रोडक्ट बनाती हैं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री से आउटपुट करती हैं, निकालती हैं, निकलता है जिन फैक्ट्री, उनको ये फंड दो और उनसे कहो कि साहब आप ये पैसा अपने रिसर्च पे खर्च करो, ताकि आपकी फैक्ट्री या आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कम इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलें और कम से कम हम वाटर पॉल्यूशन करें, जिससे हम ओजोन लेयर को बचा पाएं। इससे रिलेटेड एक सेक्शन होता है, सेक्शन 115 बीबीजी, 115 बीबीजी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन है 194, टेबल है टेबल का सीरियल नंबर 3 है, जहां पर इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात हो रही है। तो मैं अभी वो डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, वो कार्बन क्रेडिट एक इससे रिलेटेड ही बात है कि साहब कुछ कार्बन क्रेडिट की बात होती है, वो हम अलग डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल ये बात कर रहे हैं। तो साहब इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को फंड दिया गया ताकि वो अपने जितने भी लोग हैं जो इस तरह का वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं उनको पैसा दें और वो रिसर्च करें कि भाई इस तरह का पॉल्यूशन कम से कम करो। तो प्रोविज़न ये कहता है, जो लॉ ये कहता है, जो एक्सेप्शन आई है वो कहती है कि साहब एनी कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम द मल्टीलेटरल फंड, मल्टीलेटरल फंड समझ गए ना, जो भी हम फंड की बात करें जो यूएन ने बनाया है, कोई भी कंपनसेशन रिसीव होता है मल्टीलेटरल फंड से, जो कि बनाया किसने है? यूएन ने, ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट द डिप्लीट ओजोन लेयर अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एज पर द एग्रीड एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू द गवर्नमेंट।
तो साहब यूनाइटेड नेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड दे दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन लोगों से एग्रीमेंट करेगी इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं कि साहब आप अब आपके अभी फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए 100 टन इस तरह का वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करेगी कि साहब आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल अगर आप 100 टन बन निकाल रहे हो तो इसे घटाकर आप 50 टन पे लेके आओगे या 40 टन पे लेके आओगे या 30 टन पे लेके आओगे, ये एग्रीमेंट करेगी। अगर इस एग्रीमेंट करने के एवज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई मैन्युफैक्चरिंग जो इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट बनाता कि आउटपुट दे रहा था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एग्रीमेंट करता है कि साहब मैं इसको कम से कम करूंगा, कम से कम इसका जो है क्वांटिटी होगी, और उसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कुछ फंड प्रोवाइड कराएगी, कुछ कंपनसेशन देगी। दैट कंपनसेशन इज नॉट टैक्सेबल अंडर हेड PGBP। लेकिन कार्बन क्रेडिट होते हैं वो एक अलग, वो भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड, लेकिन अभी फिलहाल ये फंड की बात समझो। दैट कंपनसेशन इज नॉट टैक्सेबल अंडर PGBP। अच्छा, क्या यहां पर ये बात लिखी है कि साहब ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा? कैपिटल ये टैक्सेबल नहीं होगा। देखिए इसको मोटिव टैक्सेबल करना चाहिए था। एक तो आप जो ओजोन लेयर का जो इशू चल रहा है, पॉल्यूशन को कम करना चाह रहे हो, फिर पॉल्यूशन कम करने के लिए आप जो फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हो फिर उस पर टैक्स भी लगा रहे हो, तो ये तो मोटिव ही खत्म हो गया। फिर ये तो मोटिव ही खत्म हो गया। इस वजह से इसको जो है टैक्सेबल नहीं करा जाएगा, इस वजह से इसको टैक्सेबल नहीं करा गया। तो अगर हम देखें एक्सेप्शन में, हमने दोनों एक्सेप्शन पढ़ी। हमने सबसे पहले पढ़ा कि साहब नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट हुआ जिसके बदले में कंपनसेशन मिला, वो मैंने कहा PGBP में टैक्सेबल होगा। लेकिन वो कंपनसेशन 2 केस में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर वो पहला मैंने कह दिया कि साहब राइट टू कैरी ट्रांसफर ऑफ द राइट टू मैन्युफैक्चर गुड या प्रोसेस या प्रोड्यूस एनी आर्टिकल, अगर वो मैन्युफैक्चर करने का राइट आपने ट्रांसफर कर दिया, या फिर आपने बिजनेस को कैरी करने का ट्रांसफर राइट कर दिया, और ये दोनों राइट टैक्सेबल हैं कैपिटल गेन हेड के अंदर, तो PGBP में टैक्सेबल नहीं है। अगर वहां टैक्सेबल नहीं है तो फिर PGBP में टैक्सेबल हो जाएंगे। दूसरा कह दिया कि भाई ओजोन लेयर को बचा लो, वाटर पॉल्यूशन कम से कम करो, उसके बदले में जो कंपनसेशन मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीमेंट करने के एवज में, दैट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल अंडर PGBP। ठीक है, हमने जो फर्स्ट पार्ट कवर करा दैट इज नॉन कॉम्पीट। ठीक है, कंपटीशन को कम करने के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि साहब नॉट शेयरिंग कमर्शियल राइट या इंफॉर्मेशन, जैसे नो हाउ, पेटेंट, लाइसेंस, इस तरह के कमर्शियल राइट्स को हम किसी और के साथ शेयर ना करें, उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर हेड PGBP, बट अंडर सेक्शन 26(2)H क्लॉज 2 के अंदर। क्लॉज तो खैर नहीं कहूंगा, सेक्शन 20(2)H(2) के अंदर ये वाला पार्ट आप पढ़ेंगे। ठीक है, पहले से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। एनी सम रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड, ये वाला पढ़ो। अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट और इंफॉर्मेशन और टेक्निक रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। भाई सब सीधी सी बात है, मुझे कोई टेक्निक पता चल गई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने की या किसी पर्टिकुलर दवाई को बनाने की, मैंने पेटेंट ले लिया। अब वो मैं किसी और के साथ शेयर करूंगा नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे कुछ पैसा मिल रहा है। यहां लिखा है ना, कमर्शियल राइट और इंफॉर्मेशन टेक्निक रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, प्रोसेस ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। मुझे कुछ ऐसा किसी गुड्स को बनाने का तरीका पता चल गया जिससे कम से कम कॉस्ट आ रही है। अब वो तरीका मैं किसी और के साथ शेयर ना करूं, इसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर हेड PGBP। मैंने ऐसा किसी के साथ एग्रीमेंट करा और मैंने कहा कि साहब मेरे पास जो भी नो हाउ है, पेटेंट है, लाइसेंस है, कॉपीराइट है, या कोई फ्रेंचाइजी है, ट्रेडमार्क है, कमर्शियल है, बिजनेस राइट है, या कोई इंफॉर्मेशन है या टेक्निक है किसी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विस से रिलेटेड, उसको मैं किसी और के साथ शेयर ना करूं, इसके लिए मुझे किसी ने कुछ पैसा दिया, दैट कंपनसेशन ऑल्सो टैक्सेबल अंडर हेड
26(2)(h)(2), ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 26(2)(h), सेक्शन 26(2)(h। अब इसमें वैसे तो ऐसा कोई खास केस नहीं है, एक सिंपल सा ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको डिस्कशन कर देता हूं। अगर इस सेक्शन को थोड़ा सा मैं और फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना चाहूँ तो मैं कुछ हम इसको इस तरह से समझेंगे, जिसमें हम ये भी समझेंगे साहब ये प्रोविज़न कब आया, क्या केस लगा था, वो सारी हम बातें करेंगे इसमें। देखिए बिफोर 1/4/2003, मतलब फाइनेंस एक्ट 2022 में अमेंडमेंट आई थी, लॉ अमेंड हुआ था जिसमें सेक्शन 28(5)(a) आया था। हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो जो नॉन कॉम्पीट फीस थी वो साहब जुडिशियली पर डिपेंड करती थी। कोर्ट्स वगैरह डिसाइड करते थे कि साहब वो कैपिटल रिसिट है या रेवेन्यू रिसिट है, और उसके बेसिस पे टैक्सेशन होता था 1/4/2003 से पहले, और ये कुड बी कैपिटल रिसीट। तो सब कोर्ट डिसाइड करता था कि साहब ये कैपिटल रेवेन्यू, अगर कैपिटल होती थी तो सब एसएससी को कोई टैक्स नहीं देना, रेवेन्यू होती तो टैक्स वगैरह की पेमेंट करनी पड़ जाती थी। उसके बाद फाइनेंस एक्ट 22 आया और सेक्शन 28(5)(a) लेके आए, ठीक है, जो कि अफेक्टिव था 1/4/2023 से, 1/4/2023 से। और इन्होंने बताया कि साहब जो ये नॉन कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन वगैरह है ना, रिसीट है, कंपनसेशन है, वो सब पीजीबीबी में टैक्सेबल होगा। उसमें एक्सेप्शन वगैरह वो हमने समझ लिए, मोटा मोटा ये बात थी इसमें। अब एक केस था गुफिक कैम करके कुछ नाम था, प्राइवेट लिमिटेड, गुफिक कैम प्राइवेट लिमिटेड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करा था, देखिए इसमें जो एसएससी का केस था वो शायद असेसमेंट ईयर 97-98 से रिलेटेड था, और इसका जजमेंट आया था 2011 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिसाइड करा था कि साहब ये जो सेक्शन है ना आपका, सेक्शन 28(5), पुरानी बात अगर हम करें, अब तो नया आ गया, ये जो सेक्शन है ना सेक्शन 28(5), ये आपका इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2023 से। देखिए मैं पहले भी डिस्कशन कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको केस रेफरेंस भी दे रहा हूं कि क्यूफिक कैम प्राइवेट लिमिटेड में क्या बात थी। 97-98 का केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में डिसाइड करा, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि साहब ये जो अमेंडमेंट आई है ये 1/4/2023 से आई है, इसलिए 1/4/2023 या उसके बाद ही सेक्शन 28(5)(a) लगेगा। उससे पहले 1 अप्रैल 2023 से पहले जितनी भी रिसीट हैं इस तरह की जिसपे अब सेक्शन 28(5)(a) लगता है, वो कैपिटल रिसीट ही है, मतलब कैपिटल रिसीट हो सकती है। और गुफिक कैम प्राइवेट केस के केस में उन्होंने उसको कैपिटल रिसीट ही की तरह ही ट्रीट करा था, जिसकी वजह से उस पर टैक्स नहीं लगा था। तो सिंपल है, ये है कि साहब ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं थी, प्रोस्पेक्टिव थी। इससे पहले इस तरह की रिसीट को कैपिटल रिसीव्ड माना जा सकता था, वो डिसाइड करता था कोर्ट उसमें। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो गुफिक कैम प्राइवेट लिमिटेड को कुछ इस तरह का फीस या कंपनसेशन या रिसीट मिली थी, उन्होंने उसको कैपिटल रिसीट का क्राइटेरिया में रखा और उसको टैक्सेबल नहीं करा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा केस था, ऐसा कोई अभी बहुत ज़्यादा इसकी रेलिवेंस उतनी है नहीं, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई है। सेक्शन 28(5)(a) काफ़ी टाइम पहले आ गया, और अब तो हम 26 पढ़ रहे हैं। तो ये डिस्कशन मैंने सिंपल सिर्फ इसलिए करा कि जो हमारा पुराना सेक्शन था ना, हमारा जो पुराना सेक्शन था ना 28(5)(a), और जो नया सेक्शन है 26(2)(h), ये बेसिकली दोनों इक्वल ही हैं, ये बेसिकली दोनों इक्वल ही हैं।
सेक्शन 28(5) ए को ही कैरी फॉरवर्ड नए एक्ट में कर दिया गया विदाउट एनी चेंज, क्योंकि उसके अंदर 28(5) में काफ़ी चीज़ें कवर अप ऑलरेडी थी, तो 26(2)H को उसको ऐसे ही लेके आ गया 20 इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। तो ये था हमारा सेक्शन क्लॉज H सेक्शन 26 की। अब हमारे कुछ छोटे मोटे क्लॉज और रह गई हैं जिसको हम अगले आने वाले लेक्चर्स में कवर अप कर लेंगे और आपका सेक्शन 26 कवर हो जाएगा। उसके बाद में कुछ नया टॉपिक्स उठा के उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।